मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल और ये चैप्टर अपना 3 भागों में रहेगा और आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का बहुत खेल रहेगा, इसलिए अपना जो पूरा पहला भाग है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा और उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेंगे और अपना जो आयतन वाला भाग है उसको हम एकदम अलग टॉपिक के तहत करेंगे। हाँ तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल पढ़ने से पहले जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। उसके बाद ही हम इनके जो क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपने को क्लियर होना चाहिए कि कोई आकृति क्या है, कैसे है, और उसके बाद में ही हम उस आकृति के बारे में अपने अवधारणा को अच्छे से बना पाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ त्रिभुज। तो त्रिभुज में कोई भी आकृति, ये ध्यान देने की बात पहले ये है कि ये जितनी भी हमारी आकृतियाँ रहेंगी उसमें हमें पहले समझना है कि आकृति का 2D और 3D क्या होता है। तो 2D वो आकृतियाँ होती हैं जिनमें केवल 2 दिशाओं में ही फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है। जैसे ये मेरा एक आयत है, इसमें इसका जो फैलाव है वो लंबाई और चौड़ाई 2 डायरेक्शंस या 2 डायमेंशंस में है, इसलिए इसको हम 2D बोलेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो अपने जितनी भी चीज़ें आप देखोगे उनमें लगभग सभी चीज़ें 3D में होती हैं। मतलब इनमें एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई या गहराई भी कुछ होगी। जैसे मैं आपको एक शेप दिखाता हूँ, आप इस शेप को देख रहे होंगे। तो इसमें ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और इसके साथ साथ ये इसकी ऊंचाई भी है। तो जो भी शेप 3 दिशाओं में जिसका फैलाव होगा उसको हम बोलते हैं 3D शेप्स, और जिनका केवल 2 दिशाओं में फैलाव होता है उसको हम बोलते हैं 2D शेप। तो 2D जितने भी शेप रहेंगी उसको हम एक समतल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, जिसमें हमारे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सभी आकृतियाँ अपनी 2D आकृतियाँ हैं। इनको एक समतल के ऊपर अच्छे से बनाया जा सकता है क्योंकि इनका फैलाव केवल 2 ही दिशाओं में है, इसलिए ये आकृतियाँ बन जाएंगी। लेकिन जो 3D आकृतियाँ होती हैं इनको हूबहू समतल के ऊपर बनाना मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी जो एक आकृति दिखाई थी आपको, इस आकृतियों को मैं हूबहू यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा। इसके लिए मैं जस्ट एक बनाने का एक तरीका है और मैं इसको डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देता हूँ। इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वैसे का वैसा नहीं बनता है जैसे अपनी 2D शेप्स बनती हैं। अब हम 2D जो डिफरेंट शेप हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी 2D शेप देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज के बाद हम चतुर्भुज देखेंगे और चतुर्भुज के बाद अन्य बहुभुज और वृत्त। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि त्रिभुज क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये सारी आकृतियां बंद आकृतियां हैं। बंद आकृतियों का मतलब ये है कि इन आकृतियों में जब ये आकृति कंप्लीट हो जाती है तो ये एक अपना अलग से क्षेत्र बना लेती हैं जो बाहर के क्षेत्र से अलग हो जाता है। जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया, ये बाहर के क्षेत्र से अलग हो गया। अगर ये खुली आकृति होती और मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये बाहर के क्षेत्र से अलग नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ। तो कोई भी बंद आकृति जो 3 रेखाओं से बनेगी, 3 रेखाखंडों से बनेगी, वो त्रिभुज होगी। बाकी त्रिभुज कितने तरह के होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है अपना चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई भी आकृति, भुज मतलब भुजा और चतु मतलब 4 भुजाओं से बनती है। फिर चाहे उन भुजाओं का जो समायोजन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे वो एक ऐसे भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर हो सकती हैं, केवल दोनों आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो सकती हैं, या केवल आमने सामने की एक भुजा समांतर हो सकती है,
या चारों भुजाएं समान हो सकती हैं। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि अगर चार भुजाओं से कोई भी आकृति बनी हुई है, बंद आकृति बनी हुई चतुर्भुज है। चतुर्भुज के विशेष प्रकार हो सकते हैं, जैसे वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज। इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि कोई भी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई है वो चतुर्भुज होगी। इसके अलावा अन्य बहुभुज में अगर उसमें 5 आकृति है, 5 रेखाएं हैं तो पंचभुज हो जाएगा। इसमें 5 हो गया, पंचभुज हो गया। अगर 6 रेखाएं होंगी तो षटभुज हो जाएगा। और इस तरह से हम रेखाओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वृत्त को। वृत्त एक विशेष प्रकार की आकृति है जिसमें कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं और इसमें केवल वक्राकार सतह होती है वृत्त। इसके बारे में भी बाकी जो जानकारी है वो हम अपने अगली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो 3D शेप्स हैं, 3 विमाओं वाली आकृतियां हैं, उनके बारे में। और सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे घन के बारे में। घन वो आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये मेरे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। इनकी नेट हैं, मतलब इनको बंद करने से अपने को वो जो 3 आकृतियां हैं वो 3 आकृतियां अपनी बन जाती हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको घन दिखा रहा हूँ। ये मेरी आकृति है, ये घन है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों के तीनों बराबर हैं और इसको हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घन के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्यूबॉइड या घनाभ। घनाभ में आमने सामने की सतह, जैसे ये सतह और ये सतह बराबर रहेगी, ये सतह और ये सतह बराबर रहेगी और ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह बराबर रहेंगी। बाकी जो सतह हैं वो आपस में बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिलेंडर है और सिलेंडर के लिए आप सीधा, जैसे ये पेन है, इस पेन को भी सिलेंडर मान सकते हैं, जिसमें ये जो सतह है ये वक्राकार रहती है। ये इसका नेट है, इसको खोलने से ऐसे बन जाता है और जब मैं इसको घुमाऊँगा तो ये ऐसे बंद बेलन के आकार में बन जाएगा या मेरा पाइप के आकार में बन जाएगा। या जो मेरी ट्यूबलाइट होती है वो भी बेलन के आकार की होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, तो वो उसको भी हम बेलनाकार या सिलेंड्रिकल आकृति कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक शंकु होता है, जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होंगी, वो शंकु के आकार की हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका नेट इस तरह का होगा और जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये मेरा शंकु इस तरह से बन जाएगा। या आइसक्रीम कोन्स होते हैं वो भी इसी आकार के होते हैं। उसके अलावा 2 विशेष आकृतियाँ होती हैं, एक अपना पिरामिड होता है और एक प्रिज्म होता है। पिरामिड में क्या होगा कि नीचे एक बेस होगा। ये बेस त्रिभुजाकार भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है, पंचभुज, षटभुज, कितना भी हो सकता है। लेकिन जब इनकी ये जो लेटरल सरफेसेस हैं, ये साइड की जो भुजाएं हैं, जो सतह हैं, इनको जब हम मोड़ेंगे तो ये आगे जाके एक ही बिंदु के ऊपर मिलते हैं। तो ये अपना बन जाता है पिरामिड। और प्रिज्म में क्या होता है कि नीचे का जो सरफेस होगा, जो सतह होगी, वैसे ही सतह इसके ऊपर की होगी और इसमें आयताकार जो साइड वाली सतह हैं वो अपनी आयताकार आएंगी। अपना जो घनाभ होता है वो भी एक तरह का घन या घनाभ, वो भी एक तरह का प्रिज्म ही होता है। उसके अलावा एक अपना होता है गोला या स्फीयर, जैसे अपनी बॉल होती हैं, ये बॉल अपनी जो है ये गोलाकार है। यह ध्यान रखें कि जब हम चित्र बनाते हैं तो गोले और वृत्त में कंफ्यूज ना हो। वृत्त एक अपनी 2D फिगर है जबकि गोला जो है वो अपने 3D फिगर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष प्रमेय जो है वो बताना चाहता हूँ। और इस प्रमेय पर निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो त्रिभुज में हो, आयत में हो, वर्ग में हो या और कहीं इसके अनुप्रयोग से संबंधित हों। इसलिए इस पाइथागोरस प्रमेय को
विशेष रूप से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो मैं अपने अभी त्रिभुज बना रहा था, तो त्रिभुज जो है वो कोणों के आधार पे 3 प्रकार की हो सकती हैं। त्रिभुज के प्रकार इसको हम दोबारा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल मैं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। त्रिभुज के प्रकार एक कोण के आधार पर हो सकते हैं, कोण के आधार पर, और दूसरा जो है वो भुजा के आधार पर हो सकता है, भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हो जाएंगे। कोण के आधार पर कैसे? अगर सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं, और हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब सारे कोण 90 डिग्री से कम। यहाँ मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। और जैसे ये मेरा त्रिभुज है, इसमें हम इन तीनों कोणों को देखेंगे तो इनका सभी का मान 90 डिग्री से कम है, और ये अपना त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा अपना जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में होगा एक कोण 90 डिग्री का। जो अपना 90 डिग्री का कोण होता है उसी को हम समकोण बोलते हैं, और उसमें एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होने के कारण, समकोण होने के कारण हम इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और ये बनता है अपना ऐसे, और ये अपना जो कोण है ये है 90 डिग्री का। और तीसरा जो त्रिभुज होगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक का, तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे मेरा ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक का है, और हम इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय की, और ये चीज़ आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में काम करता है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में काम आएगा, उसके अलावा और कहीं भी काम नहीं आएगा। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। ये 90 डिग्री है, नीचे वाला ये मेरा आधार, इसके ऊपर 90 डिग्री पे जो बना हुआ है ये लंब, और यहाँ पर जो है ये कर्ण। ये 3 मेरी भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। अगर मैं इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ त्रिभुज ABC, तो एक दूसरा तरीका भी त्रिभुज को दिखाने का होता है। जो AB कैपिटल में लिखे हुए हैं, इसके सामने की भुजा को हम छोटे से दिखाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये कोण के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर B है, तो B के सामने की जो भुजा दिखाएंगे उसको छोटे B से दिखाएंगे। A कोण के सामने की भुजा को A से दिखाएंगे, और C कोण के सामने की भुजा को C से दिखाएंगे। तो अपना पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कब होगा? जब अपना समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज बने और इसमें ये 2 चीज़ दे रखी हों तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज में ये 2 भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की हैं। ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, और उसने पूछा कर्ण कितना होगा। जैसा कि हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और 4 और 5 9, 4 2 6 और 1, और कर्ण बराबर √169 बराबर प्लस माइनस 13। यह ध्यान देने की बात यह कि हमने अंडर रूट को हटाया तो प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस 13 का स्क्वायर भी 169 होगा और माइनस 13 का स्क्वायर भी 169 होगा। लेकिन भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, वो केवल प्लस में ही होगी, इसलिए माइनस यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और अपना कर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर।
इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे आधारित सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुजों के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुजों के प्रकार दो प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर अभी अभी हमने देख लिया है कि त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। और भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होंगे वो भी 3 प्रकार के होंगे। उसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखो सम मतलब समान, समबाहु का मतलब बाहु मतलब भुजा, तो समान भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसमें सारी की सारी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं और इसमें मेरी सारी भुजाएं कौन कौन सी होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर ये बराबर हैं तो इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज में सारे जो कोण हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो जाएगा कि जिसकी दो भुजाएं समान हैं। तो जैसे अगर मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बनाता हूँ ये, और अगर मेरी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए बी बराबर ए सी, तो इस त्रिभुज को मैं बोलूँगा समद्विबाहु त्रिभुज। सम समान द्वि दो बाहु भुजाएं, जिनमें दो भुजाएं समान हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि समान जो भुजाएं हैं उनके सामने के कोण भी समान होंगे। जैसे ए बी के सामने मेरा ये कोण है और ए सी के सामने ये कोण है, तो इन दोनों कोणों का मान भी बराबर होगा, अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। और विषमबाहु त्रिभुज मेरे वो त्रिभुज होते हैं जिनमें तीनों जो भुजाएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। इस त्रिभुज को मैं बोलूँगा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार, और चतुर्भुज के प्रकार में मैंने आपके सामने 5 प्रकार रखे हैं। पहला प्रकार है आयत का। तो आयत में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये मेरा आयत है ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की भुजा कौन सी है, ए बी के सामने की भुजा है सी डी, तो ए बी बराबर सी डी होगा। दूसरा ए डी के सामने की भुजा है बी सी, ए डी बराबर बी सी होगा। और सारे के सारे कोण 90 डिग्री होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, और ये जो भुजाएं हैं आमने सामने की ए बी बी सी, ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी। वर्ग जो है वो आयत में थोड़ा सा परिवर्तन करके वर्ग बनाया जा सकता है। अगर सारी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण 90 डिग्री के हों तो वो जो अपना चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज को हम वर्ग बोलेंगे। देखिए सारे के सारे चतुर्भुज ही हैं क्योंकि इनमें 4 भुजाएं हैं, लेकिन उनमें विशेष कुछ प्रॉपर्टी आने की वजह से उसका विशेष नाम हो गया। तो वर्ग में क्या होगा, सारी भुजाएं बराबर हैं ए बी सी डी, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और सारे के सारे जो कोण हैं मेरे वो 90 डिग्री के हैं। तो ये मेरा वर्ग हो जाता है। अब आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात मेरी ये भुजा समांतर है इसके और ये भुजा समांतर है इसके, ए बी सी डी, और इसको मैं लिखता हूँ ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है ए डी के। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आमने सामने के कोण हैं वो भी बराबर रहते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, लेकिन कोण जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। वैसे हम देखें तो इसके हिसाब से आयत जो है या वर्ग जो है वो भी समांतर चतुर्भुज हैं, और समांतर चतुर्भुज में जितने भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आयत और वर्ग में भी लगेंगी, क्योंकि आयत और वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, ये भी समांतर है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार होंगे। लेकिन इनमें 90 डिग्री लगने के कारण ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया।
और अभी हमने समांतर चतुर्भुज देखा। उसके बाद एक चतुर्भुज आता है अपना समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक पेयर जो होता है वो समांतर होता है, ए बी सी डी, और यहाँ पर ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। समांतर रेखाओं का मतलब आपने देखा होगा कि वो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, दोनों तरफ कितना बढ़ाने पर एक दूसरे से बराबर दूरी बना के चलती हैं, जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा कि सारे की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे ये देखिए, ए बी सी डी, इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं तो समांतर होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी जो भुजाएं हैं वो समान भी होती हैं। इसलिए समचतुर्भुज जो है वो समानांतर चतुर्भुज का एक विशेष प्रकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृत्त के बारे में जो अवधारणाएं हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वृत्त के संबंध में अपने कुछ अवधारणाएं हैं उनको हम इस प्रकार से देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। आपने जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें अपने पास एक प्रकार होता है, और उस प्रकार से उसमें पेंसिल डाल के प्रकार के नोक को बीच में रख के और हम एक ऐसे वृत्त खींचते हैं। तो जो बीच में जो बिंदु था जहाँ से वृत्त खींचा है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि पर कोई भी रेखा आप खींचो उससे जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। इसलिए चाहे आप ये खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, सब दूरियां बराबर हैं, और इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और जब केंद्र से खींच जाते हुए, चाहे इसको आप आगे बढ़ा दो या कहीं और से, एक छोर से वृत्त के दूसरे छोर तक हम पहुँच जाते हैं तो अपना पूरा जो आ जाता है इसको व्यास कहते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चूँकि ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, तो व्यास जो है, व्यास या डायमीटर वो दोगुना होगा त्रिज्या से, 2 गुना त्रिज्या या रेडियस। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बराबर 2r। वृत्त में और हम देखेंगे कि जीवा क्या होती है। जीवा का मतलब है, जैसे ये मेरा वृत्त है और इस वृत्त में मैं कोई भी एक रेखाखंड खींच देता हूँ तो ये मेरा जीवा है। ये जो वक्राकार सतह होती है ये अपनी चाप होती है। इसमें भी हम मेजर आर्क चाप और कोर्ड जीवा। उसके बाद हम देखते हैं वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। कोर्ड से जो आपने वृत्त का एक टुकड़ा निकाला वो वृत्तखंड है। इसमें भी छोटा और बड़ा वृत्तखंड, माइनर और मेजर सेगमेंट बनते हैं। जो छोटा वाला है ये इस कोड से बना, सपोज करो ये ए बी है, तो मैं इसको स्पष्टता के लिए यहाँ पर सी लिख देता हूँ और यहाँ पर डी लिख देता हूँ। तो ये मेरा जो वृत्तखंड बना ए बी सी, ये वाला पूरा ए बी सी ए, इसको मैं माइनर वृत्तखंड बोलूँगा, माइनर सेगमेंट बोलूँगा, और जो बड़ा वाला बना इसको मेजर। और त्रिज्याखंड, 2 त्रिज्याओं के बीच में जो वृत्त का टुकड़ा बनता है उसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे मेरी एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये मेरा एक टुकड़ा बन गया, इसको हम त्रिज्याखंड या सेक्टर बोलते हैं। अभी कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे अपने क्षेत्रफल पर। एक आता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी जो 2D शेप दे रखी है अपने को, आयत, वृत्त, समानांतर चतुर्भुज या बहुभुज। बहुभुज का मतलब है कि जिसमें कितने भी 2 से ज़्यादा भुजाएं, सारे के सारे बहुभुज ही होंगे, चाहे 5 भुजाएं हों, 10 भुजाएं हों, 100 भुजाएं हों।
अगर आप भुजाओं के साथ साथ जाते हैं और एक चक्कर पूरा लगा देते हैं तो जितनी दूरी तय करेंगे वो अपना परिमाप होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक शेप बनाया और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ए से स्टार्ट करके मैं बी पे गया, बी के बाद सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया और फिर ए पे आ गया। तो ये मेरी जो पूरी दूरी है, इस पूरी दूरी को परिमाप कहेंगे। वैसे इसके लिए कोई विशेष सूत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको आयत और वर्ग के बारे में बता देता हूँ और वृत्त का सूत्र आएगा, उसको हम देखेंगे। ये आयत है, ये आयत की लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो जब मैं यहाँ से चला, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मान लो, तो यहाँ से बी बिंदु पर गया तो मैंने ब्रेड्थ कवर की, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी कवर की, लेंथ, यहाँ से फिर यहाँ गया तो ब्रेड्थ और यहाँ से फिर यहाँ आया तो एल। तो टोटल कितनी दूरी मैंने तय की, 2 बार बी और 2 बार एल, 2 बार बी और 2 बार एल, 2 कॉमन ले देता हूँ b प्लस एल, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो मेरा आयत का परिमाप होगा। वर्ग के केस में ये भुजा a है, ये भुजा भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। तो मैं कितना, मेरा परिमाप कितना हो जाएगा, 1a 2a 3a 4a। तो वर्ग का परिमाप जो है वो मेरा होता है 4a। हाँ, एक जो वृत्त है उसका परिमाप आपको विशेष रूप से देखना होगा, क्योंकि वृत्त में कोई भुजा नहीं होती है, तो उसके लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है। और सूत्र है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, इसको ध्यान रखना। वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि भी बोलते हैं, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। आर से तो आप वाकिफ हो गए हो, ये उसकी त्रिज्या है। पाई एक संख्या है और इसका मान जब तक हमें कुछ उत्तर में प्रश्न में नहीं दिया हो तो हमें 22/7 लेना है। हालांकि ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर निकालने के लिए ये काफ़ी नज़दीकी अपने को उसका हल देता है। इसलिए पाई का मान जब भी अगर प्रश्न में विशेष रूप से उल्लेखित ना हो तो 22/7 मानना है। इसको हम हल करते हैं तो ये 3.14 आ जाता है। अब आता है क्षेत्रफल। हमने जितनी भी आकृतियों की बात की वो सारी की सारी बंद आकृतियां थी, और बंद आकृतियां समतल पर कुछ जगह घेरती हैं। बंद आकृतियां, जैसे ये मेरा आयत है तो इसने ये कुछ क्षेत्र घेरा हुआ है, और ये जो क्षेत्र घेरा हुआ है यही इसका क्षेत्रफल है। जो अलग अलग आकृतियां अपनी बनेंगी उनके क्षेत्रफल हम अलग अलग देखेंगे, लेकिन आप ये देख लो कि जो क्षेत्र घेरा जाता है उसी को हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। गणनाएं बाद में देखेंगे। आयतन, आयतन में मैंने बोला कि आपको कि 3D जो चीज़ें होंगी, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, पिरामिड, प्रिज्म, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो अपने लिए उनको कुछ जगह की ज़रूरत होती है, या अगर वो अंदर से खोखली हैं तो उसके अंदर कोई द्रव भरा जा सकता है। तो वो अगर वो ठोस हैं, उसके अंदर कुछ नहीं भरा जा सकता, तो उसने स्पेस में से अपने लिए कुछ जगह घेर रखी है, और वो टोटल जगह जितनी घेर रखी है वो उसका आयतन होगा। जबकि जब हम बात करें धारिता की तो उसके अगर कोई खोखली ऐसे 3D शेप है और उसके अंदर द्रव भरा जा सकता है तो जितना द्रव आएगा वो उसकी धारिता होगी। लेकिन ध्यान रखें कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। स्पेस में किसी 3D शेप ने जो जगह घेर रखी है वो उसका आयतन है, और 3D शेप के अंदर जितना द्रव आ सकता है वो उसकी धारिता है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उतनी जगह घेरेगी या उतना ही उसमें द्रव आएगा जितना उसका, जो हम उसका आयतन निकालते हैं जिस सूत्र से, वो उतना ही रहेगा। एक चीज़ आप यहाँ पर और देख लो कि परिमाप के बढ़ने से क्षेत्रफल का बढ़ना आवश्यक नहीं है। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर परिमाप बड़ा होगा तो क्षेत्रफल बड़ा ही होगा। इसलिए जब हम खेतों का बंटवारा करते हैं तो उसका परिमाप नहीं मापते, उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक आयत ली है जो ये 6 सेंटीमीटर है,
और ये 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई 6 प्लस चौड़ाई 4 बराबर 2 गुणा 6 प्लस 4 10 गुणा 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने ये जो खेत था, इस खेत में से बीचों बीच यहाँ पर एक टुकड़ा काट दिया। अब मेरी आकृति ऐसे बन गई है, ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर काटा है, टोटल 6 था तो 2 सेंटीमीटर इधर बच गया। फिर ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में मैंने वर्ग में ये आकृति काटी है। ऐसे ये 2 ये 2 ये 2, तो ये तो 6 सेंटीमीटर है ही, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे होंगे कि इसका क्षेत्र तो कम हो गया क्योंकि मैंने इसमें से ये जो टुकड़ा था, एक वर्ग का टुकड़ा काट दिया, लेकिन इसका जो परिमाप है वो देखते हैं कितना हुआ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप बढ़ गया लेकिन क्षेत्र कम हो गया, इसलिए परिमाप और क्षेत्रफल का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। हाँ, लेकिन वृत्त अगर है, क्योंकि वृत्त एक स्पेशल आकृति होगी, अगर वृत्त ही है तो उसका परिमाप और जो क्षेत्रफल है उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब इसको आपका क्षेत्रफल बढ़ाना है तो आपको इसकी त्रिज्या बदलनी पड़ेगी, तो इसका परिमाप भी बदल जाएगा और क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, क्योंकि इसमें से हमको टुकड़ा काट नहीं रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं और अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं। ये सूत्र आप एकदम कंठस्थ कर लें। जो अपना क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली है, ये सूत्रों के ऊपर विशेष रूप से बेस रहेगी, इसलिए जितने भी इसमें सूत्र आएंगे मैंने कोशिश करी है कि सभी सूत्रों को एक साथ देने की। आप इन सूत्रों को लिख लें और ऐसी जगह पे रखें इनको कि आप डेली इनका दोहराव कर सकें, जिससे जल्दी से जल्दी आप इन सूत्रों से अच्छे से वाकिफ हो जाएं और इनको कंठस्थ कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या 1/2 b इंटू एच, बी बेस एच हाइट। जैसे ये मेरी त्रिभुज है तो इस शीर्ष से यहाँ पर मैं एक लंब डालता हूँ। लंब का मतलब ये अगर 90 डिग्री कोण है और ये मेरा बेस हो गया और ये मेरी हाइट हो गई, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा बी गुणा एच। मान लो कि इसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये वाली जो रेखा है वो, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा 4, तो उससे कट जाएगा 2, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो क्षेत्रफल की इकाई है वो लेंथ की इकाई के स्क्वायर में आती है, क्योंकि लेंथ की इकाई को हम 2 बार गुणा करते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 4 तो आपने 20 कर दिया, लेकिन सेंटीमीटर भी जब सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ विशेष दोबारा देखते हैं और वो है मेरा समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में जैसे ये मेरा ए बी सी, और मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि ऊंचाई कैसे निकालते हैं, शीर्ष से इस पर लंब डालते हैं, और यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज में ऑलरेडी लंब है, तो ये जो है ये इसकी ऊंचाई भी है। इसलिए इस केस में जैसे अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ और ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भुजाएं हैं, तो जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई भी होता है और इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा 1/2 6 गुणा 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात समकोण त्रिभुज के केस में 1/2 आधार गुणा परपेंडिकुलर जो लंब है इसका, वो इसकी ऊंचाई भी होती है। अब एक आता है हेरोन का फॉर्मूला। हेरोन एक मैथमेटिशियन थे और जिन्होंने त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। और जब भी हम खेतों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक सदा अच्छा रहता है कि अगर उसको हम हेरोन के फॉर्मूला से निकालें।
क्योंकि खेतों का कोई विशेष आकार नहीं होता है, सारे कोण 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, इसलिए उस केस में अगर हम आयत या वर्ग का जो क्षेत्रफल हमें थोड़ी देर में देखेंगे उससे निकालेंगे तो उसमें त्रुटि की संभावना रहती है। और जैसे हम ऊंचाई भी निकालते हैं तो वहाँ पर ऊंचाई भी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण खेत में बनाना मुश्किल रहता है, इसलिए त्रिभुज का जो हेरोन फार्मूला है उससे किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना ज़्यादा अपने को एक्यूरेसी देगा। तो हेरोन का फार्मूला क्या है, अगर ये मेरी त्रिभुज है ABC, ए के सामने की भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी और कोण सी के सामने की भुजा सी, तो ये ABC जो है ये मेरी भुजाएं हैं। और अगर इन सम को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा पेरीमीटर या परिमाप आ जाता है, परिमाप बराबर A + B + C। इस फॉर्मूला में हम अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, S बराबर A + B + C बटा 2 यूज़ करते हैं, परिमाप का आधा यूज़ करेंगे हम। और फिर हम हेरोन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √S S - A S - B S - C। तो ये अपने जो त्रिभुज आई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S S - A S - B S - C। एक उदाहरण देखिए, हम कोशिश करते हैं। माना कि हमारे जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में जो भुजाएं हैं वो अपने को दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इसका अपने को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, क्योंकि अब इसमें ऊंचाई हमें दे नहीं रखी है, तो हम हेरोन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। और हेरोन फार्मूला से पहले हम S निकालेंगे, तो S अपना हो जाएगा 3 + 6 + 7 बटे 2। ये अपना 7 3 10 और 6 16 बटे 2 बराबर 8। और अब इस सूत्र को लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर √S 8 निकल आया है इंटू 8 - 3 8 - 6 एंड 8 - 7 इज इक्वल टू √8 8 - 3 5 इंटू 8 - 6 2 इंटू 1। ये मेरा आ गया 8 दूनी 16 √16 गुणा 5, क्योंकि 16 का तो √4 होता है, लेकिन 5 का पूरा √ नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको लिख दूँगा 16 को बाहर निकालूंगा तो 4 हो जाएगा, गुणा √5 या 4 √5। ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बाकी जो फॉर्मूलेज हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों, अपने स्पेशल सेगमेंट में कल हमने जो बोनस क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि ये गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 था। उसने एक मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसके गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार हुआ। अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? दोस्तों, जैसे कल मैंने आपको बताया था, गेंदबाजी औसत का मतलब होता है रन प्रति विकेट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उसने अंतिम मैच से पहले x विकेट लिए थे। माना अंतिम मैच से पहले x विकेट लिए थे। तो अब क्या हो गया, तो उसने रन कितने दिए थे, क्योंकि उसका गेंदबाजी औसत, अब मैं लिख देता हूँ आपको बताने के लिए कि गेंदबाजी औसत होता है, गेंदबाजी औसत बराबर दिए गए कुल रन बटे कुल विकेट। तो गेंदबाजी औसत उसका दे रखा है, गेंदबाजी औसत कितना दे रखा है 12.4 बराबर दिए गए कुल रन अपने को निकालेंगे अभी, और कुल विकेट हमने मान लिए थे कि उसने x विकेट लिए थे। इसलिए उसने इस मैच से पहले तक कितने रन दिए थे, रन दिए बराबर 12.4 गुणा x, और हम इसको सीधा लिख लेते हैं 12.4x। दोस्तों, आगे सवाल ये कहता है
कि अगले मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, अर्थात अब उसने अंतिम जो मैच है उसका अंतिम मैच के बाद रन दिए। कितने रन दिए? क्योंकि उसने 12.4x रन तो पहले दे चुका था और अंतिम मैच में उसने 26 रन और दिए, तो ये हो गया। अब अंतिम मैच के बाद विकेट कितने हो गए उसके? पहले x विकेट थे और 5 विकेट अब उसने और ले लिए, तो अब कितना हो गया उसका विकेट? अंतिम मैच के बाद विकेट लिए बराबर x+5। दोस्तों अब जो है अपने पास रन भी हैं और विकेट भी हैं, तो अब हम इसका निकाल लेते हैं औसत। और अंतिम मैच के बाद औसत कितना हो जाएगा? अंतिम मैच के बाद औसत बराबर 12.4x + 26 बटे x+5 रन दिए डिवाइडेड बाय उसने कितने विकेट लिए। और ये कह रहा है कि ये जो औसत है ये अपने प्रीवियस औसत से 0.2 का सुधार हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं गेंदबाजी औसत में सुधार होने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रति विकेट उसने रन दिए हैं वो रन कम दिए हैं। गेंदबाजी औसत में सुधार का मतलब ये होगा। बल्लेबाजी औसत में सुधार का मतलब होगा कि उसने हर मैच में प्रत्येक मैच में जो औसत रन बनाए वो बढ़े, लेकिन गेंदबाजी औसत का मतलब ये हुआ कि जो प्रति विकेट उसने रन दिए वो कम हुई, तभी सुधार होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हमारा औसत हो गया 12.4 पहले था और उसमें 0.2 का सुधार हुआ है, अर्थात 0.2 कम करना है अपने को, = 12.2। अब ये एक सामान्य इक्वेशन बन गई, इसको हम हल कर लेते हैं। इक्वल्स 12.4x + 26 और x+5 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, x+5 × 12.2 implies that 12.4x + 26 बराबर 12.2x प्लस और 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 12 पंजे 60 और 1 61 implies that 12.4x - 12.2x बराबर 61 - 26। इसको आगे हल करते हैं। ये 0.2x बराबर 11 में से 6 गया तो अपना 5 बच गया और इधर 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। इम्प्लाइज दैट x बराबर 35 डिवाइडेड बाय 0.2 और ये अपना आ गया 35/2 गुणा 10, 2 पंजो 10, 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 हासिल 2, 5 या 15 और 17, अर्थात अंतिम मैच से पहले उसने 175 विकेट लिए थे। अब हम अपना आज का बोनस क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों आज का बोनस क्वेश्चन है, यदि m का 30% और n का 50% समान है तो m अनुपात n होगा। अपने को m का n से अनुपात बताना है और दिया हुआ है कि m का 30% और n का 50% समान है। दोस्तों इस सवाल को हल करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स पर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।